वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड बफर के बारे में, जिसके अंदर इंक्लूडेड होगा बफर कैपेसिटी, बफर वैल्यू, टाइप्स ऑफ बफर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस, कंजुगेट एसिड एंड बेस। आपने थंबनेल में बेसिकली देख ही लिया होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट एसिड एंड बेसिस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बफर्स के बारे में। तो चलिए अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एसिड बेस बफर। तो इसमें सबसे पहले अपन बफर्स को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें दो चीज़ों की जानकारी जरूर होनी चाहिए, जो है पीएच एंड पीओएच। पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसे हम -log10H+ आयन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा पीओएच, जिसको अपन हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन ये अपना हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाता है -log10OH नेगेटिव। तो इसके बाद हम फाइनली पढ़ते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको अपन KW से रिप्रेजेंट करते हैं। IP ऑफ वाटर कहते हैं, IP ऑफ H2O कह लीजिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है कि H+ और OH नेगेटिव आयंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं उनकी कंसेंट्रेशन को, तो हमें क्या मिलता है? 10⁻⁻14। यदि हम 10⁻⁻14 को लॉग में लगाते हैं, तो log 10⁻⁻14 को यदि आप लॉग से करेक्ट करेंगे तो ये log 10 और 14 आगे आ जाएगा, जिससे log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो 14 × 1 1 आ जाता है। तो ये हमारा 14 हो जाता है, जिससे हम अपन पीएच को समझते हैं। तो ये था आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बाद अपन दोबारा आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बफर्स। अब बफर क्या होता है? बफर आर द कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड और एडेड इनटू अ सॉल्यूशन to resist the change in pH irrespective of addition of small amount of acid or base। तो क्या होता है कि बफर्स क्या होता है? कंपाउंड that resist the change in pH upon adding a little amount of acid and base। देखो क्या होता है कि किसी भी चीज़ की एक टॉलरेंस होती है। तो आपने बफर कितना अच्छा बनाया है, व्हाट इज़ द बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर, उसके बेसिस पे ही आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड कर सकते हैं। तो हम जब बफर्स को पढ़ते हैं तो उनके बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक एसिडिक, दूसरा बेसिक। अब आपको ये पता चलेगा कि जो एसिडिक बफर है उसमें एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड के सॉल्ट को अपन यूज़ करते हैं। सेम वे बेसिक बफर में अपन वीक एसिड और वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर उसके सॉल्ट को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पहला बफर बन जाएगा, तो पहला बफर होगा CH3COONA, ये हमारा एक सॉल्ट है। एंड वीक एसिड हमारे साथ है CH3COOH। उसी तरीके से हमारा जो बेसिक बफर है उसमें NH4OH ये हमारा वीक बेस है, एंड NH4Cl इज द सॉल्ट ऑफ NH4OH। तो इस तरीके से हमारे बफर बनते हैं। ये हमारे दो टाइप ऑफ बफर होते हैं, एसिडिक, बेसिक। हमें पता है, आपने एसीटेट बफर, फॉस्फेट बफर, सिट्रेट बफर इन्हें भी पढ़ा होगा। वो हमारे बायोलॉजिकली हमारे काफ़ी काम आता है, केमिकली भी। समय आएगा तो वो भी समझा जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बफर एक्शन। अब बफर एक्शन क्या है, इसको मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। तो इसमें क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट चेंज। वही चीज़ है, बस एक टर्म आपके सामने आ जाती है, बफर एक्शन। इसको याद रखिएगा। सपोज करिए ये हमारे पास दो कंटेनर है, इसमें pH 7 है और इसमें भी pH 7 है। तो इसमें क्या हुआ कि हम कुछ एसिड वगैरह को ऐड करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं, और यहाँ भी एसिड को ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हमने बफर डाला हुआ है। तो आपको पता चलेगा। और इसमें नो बफर है, नो बफर, इसको ऐसा कह लीजिए कि देखिए ये एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर हम एसिड को ऐड कर रहे हैं, और ये एक सॉल्यूशन था जिसमें हमने बफर डाल रखा, और इसमें भी हम एसिड को ही ऐड कर रहे हैं। तो जब एसिड को हम ऐड करेंगे तो दोनों के अंदर समझ में आएगा कि ये टर्न्स एसिडिक टर्न हो जाता है, और इसकी pH काफ़ी कम चेंज होती है, दैट इज़ इक्वल टू 6.8। ये एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ, ये कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। वो बफर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वैल्यूज़ कितनी आएंगी। तो मतलब ये टर्न्स एसिडिक, नो चेंज या मिनिमम चेंज कह सकते हैं, अपने इसमें आता है। तो ये एसिड के केस में था। सेम केस में यदि आप बेस लेते हैं और यहाँ जो pH है ये कहीं ना कहीं 4.5 या कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला पॉइंट कवर होता है कि बफर एक्शन क्या होता है। अब सेम चीज़ एसिड में मैंने आपको जो समझाया, अब मैं ये बेस में समझा देता हूँ आप लोग को, तो बेस में आपको समझ में आ जाएगा। ओह शिट, कोई बात नहीं, अपन इसको समझते हैं। सेम चीज़ होगी, कुछ खास अलग नहीं होगा इसके अंदर भी। अब आप देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेस ऐड करूँगा। ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें नो बफर है जिसकी pH 7 है। सेम pH रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग में। pH 7 है लेकिन इसमें बफर और pH 7 है, दोनों में बेस ऐड होता है। तो यहाँ क्या होता है, ये टर्न्स बेसिक हो जाएगा, टर्न्स बेसिक, और इसकी pH कहीं ना कहीं 11
या 11.5 इसके आसपास आ जाएगी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये एजम्पशन टेकन वैल्यू है, ऐसे ही नहीं मैंने लिख दिया है, मतलब ये प्रैक्टिकल्स वैल्यू नहीं है और बफर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पीएच है ये कहीं ना कहीं 7.2 या 7.3 तक ही रुक जाएगा, तो इसमें या तो नो चेंज आएगा या फिर मिनिमम चेंज आएगा। तो इस तरीके से अपन बफर एक्शन को समझ लेते हैं। तो बफर एक्शन क्या होता है कि दैट एबिलिटी ऑफ द बफर टू रेजिस्ट चेंज। अब इसी तरीके से बफर कैपेसिटी एक टर्म है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म है और वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके जीपेट में भी हो सकता है कि ये पूछा जा सके। पहले भी पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी एक डेफिनेशन बनती है जिसको आप सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि द अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट। इसका मतलब ये है कि द अमाउंट, एक बार फिर से समझते हैं इसे, द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। आपने 1 लीटर बफर सॉल्यूशन लिया, उसमें आप कितना एसिड या कितना बेस आप ऐड करेंगे ताकि जो उसकी पीएच है 1 यूनिट से डिस्प्लेस हो जाए, आइदर बढ़ जाए या घट जाए। एसिड अगर बेस डालेंगे तो बढ़ेगी, एसिड डालेंगे तो घटेगी। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो जाता है बफर कैपेसिटी का। और बफर कैपेसिटी को 2 और नाम है, बफर वैल्यू भी कई लोग कहते हैं, बफर इंडेक्स भी कहते हैं। तो हो सकता है आपके जीपैट के सवालों के अंदर ये बफर कैपेसिटी बफर इंडेक्स या बफर वैल्यू के नाम से आ जाए, तो इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है और इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व कर लेना है। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि इसे कहते हैं कि बफर कैपेसिटी क्या है। इट्स अ मेजर ऑफ बफर एक्शन, मतलब क्या ही एबिलिटी है हमारे बफर की, उसका मेजर हम बफर एक्शन में लेते हैं। बफर एक्शन में बफर कैपेसिटी से बफर एक्शन के मेजर को पता कर लेते हैं और ये एक यूनिटलेस नंबर होता है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि हाइयर द बफर वैल्यू मोर द कंट्रोल ऑन चेंज इन पीएच। मतलब यदि आपकी बफर वैल्यू बहुत हाई है, इसका मतलब ये है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड करने के बाद भी आप जो कंट्रोल है पीएच चेंज पे वो रख सकते हैं। तो वही तो बता रहा हूं मैं कि बफर वैल्यू यदि ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड कर सकते हैं, तो यू हैव मोर कंट्रोल ऑन चेंज इन पीएच या फिर यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी विद द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे बफर पूरे हो जाते हैं। देखिए बफर के बारे में यही पॉइंट्स थे, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद अपन बात करेंगे एसिड एंड बेस के डिफरेंसेस के बारे में, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एसिड एंड बेसिस हैं जो कि हमारे केमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो यदि देखो, अगर हम केमिकली देखें तो यदि हम लिटमस पेपर यूज़ करें, लिटमस पेपर को यदि हम यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा एसिड है, दिस इज ए एसिड एंड दिस इज बी बेस। एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड चेंज करता है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लू टू रेड है, ब्लू टू रेड चेंज करता है। और जो हमारा बेस है वो लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू चेंज करता है। ये आपने 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आते रहे होंगे, लेकिन इसको नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे पता है यहाँ से सवाल नहीं बनना है, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स बनते हैं एसिड बेस के वो बताना आपको जरूरी है। नॉर्मली जो चीज़ें हैं, जैसे पीएच है वो एसिड का 7 से कम रहता है, बेस का 7 से ज़्यादा रहता है। फिर आती है हमारी 3 मेन थ्योरीज, जिनको मैं कह सकता हूं, एक है ब्राउनस्टीड-लाउरी, दूसरा है आर्हेनियस और तीसरा है लुईस थ्योरी। तो जो हमारी ब्राउनस्टीड-लाउरी थ्योरी है वो कहती है, ये BL थ्योरी, इसको ब्राउनस्टीड-लाउरी थ्योरी कह लीजिए। सेकेंड वन ये हमारी आर्हेनियस थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी, और इसके बाद हमारी लुईस थ्योरी है। ये हमारी 3 थ्योरीज हैं जो कि डिफाइन करती हैं एसिड और बेस की। तो हालांकि ये सारी थ्योरी सबसे पहले आर्हेनियस आई, फिर BL आई, फिर अपना लुईस आया। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लिमिटेशंस रहे होंगे जिनके कारण हमें न्यू थ्योरीज लानी पड़ी। जैसे हम इलेक्ट्रॉन के मॉडल्स पढ़ते हैं तो डाल्टन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड आया, ऐसे कर के जब ये सारी चीज़ें जो लिमिटेशंस हैं उनको कम करते गए तो हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन आने लगी। लेकिन हमें तीनों की तीनों थ्योरीज को पढ़ना है। तो देखिए BL थ्योरी क्या कहता है कि एसिड वो है जो कि डोनेट करता है H+ आयन को, और बेस वो है जो एक्सेप्ट करता है H+ आयन को। दूसरा मतलब ये है कि आइदर इट डोनेट्स प्रोटॉन एंड दिस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। ठीक है, फिर ब्राउनस्टीड-लाउरी थ्योरी है। इसके बाद आर्हेनियस थ्योरी को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलीज H+ आयन, जो हमारा आर्हेनियस थ्योरी है वो स्टार्टिंग में ही कहता है कि हमारा जो H+ आयन है उसको रिलीज करने वाले को हम एसिड कहेंगे, और जो OH+ आयन है उनको रिलीज करने वाले को हम बेस कहेंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम थी, एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को आप समझिए कि प्रॉब्लम क्या थी कि ये रिलीज H+ आयन, तो चलो इसमें HCl तो आ गया, दिस इज एन एसिड, तुम्हें भी समझ में आता है, हमें भी समझ में आता है। देखो ये H2SO4 आ गया,
तो ये सारी चीज़ें जब आ गई तो ये इसके अलावा अब मान लीजिए हमें पता है कि BF3 जो होता है ये एसिड होता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आर्हेनियस थ्योरी के अंदर तो नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे तो H+ आयन रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये एसिड कैसे हो सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। अब वैसे ही रिलीज NaOH में आ जाइए तो इसका एग्जांपल हो जाएगा NaOH हो जाएगा, सॉरी बेस में आर्हेनियस थ्योरी आ जाइए तो NaOH एग्जांपल हो जाएगा। अब यहाँ से OH+ आयन रिलीज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल लेना चाहेंगे MgOH ट्वाइस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारी आर्हेनियस थ्योरी है इसके लिमिटेशंस क्या क्या थे। अब इसके बाद आ जाते हैं लेविस थ्योरी। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। एक्सेप्टेड तो सारी ही हैं, बस इसमें ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनके कारण हम इन्हें कंप्लीट नहीं कह सकते हैं। ऑल थ्योरीज आर करेक्ट बट some are partially wrong, some are partially incorrect also and they have certain limitations। तो इन limitations को सही करने के लिए हमें लास्ट में लेविस थ्योरी लानी पड़ी। अब लेविस थ्योरी क्या है कि एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एसिड हो जाएगा और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो हमारा बेस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। अब इसके अकॉर्डिंग यदि इसके अकॉर्डिंग तुम एग्जाम्पल्स को देखना चाहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि देखो ये Cu+, दिस इज ऑल्सो एन एसिड, NH4 पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो एन एसिड, दिस इज ऑल्सो एन एसिड। इसके बाद यदि तुम इसमें देखना चाहोगे डोनेटर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अपन ये एग्जांपल ले सकते हैं Cn नेगेटिव इज ऑल्सो एन बेस। तो ये हमारे टोटल 3 थ्योरीज बनती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एसिड और उसके मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि उनके यूजेस हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी नेसेसरी हैं पता होना। जैसे कि एसिड क्या है, एसिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। अपन पढ़ेंगे इसको थेरेपेटिक एजेंट्स के अंदर। एंटा एसिड जो है इसको अपन एंटा एसिड यूज़ करते हैं एज अ बेस, क्योंकि क्या करता है, बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। सेम वे हम वही करते हैं अगर आप इंडस्ट्री में बात करें तो एसिड हमारा सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है और सॉल्वेंट से जो हमारा, क्योंकि हम एक्वस सॉल्वेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं बेसिकली इंडस्ट्री में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन यदि एक्वस एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं वाटर को, तो यदि एसिड वेस्ट वाटर है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्री बेस्ड हो गया, दिस इज इंडस्ट्री बेस्ड है। तो ये सारे इंडस्ट्री बेस्ड, लेकिन ये डेली लिवलीहुड में आ जाएंगे, ये भी आएंगे। उसके बाद आ जाता है गैस्ट्रिक एसिडिफायर। जब गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को हमें इंक्रीज करना हो तो हम एसिड को यूज करेंगे। अनदर एग्जांपल, ये थोड़ा इससे पॉइंट अलग हो जाता है, फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है फॉस्फेट वगैरह होता है, तो वो सब क्या है। अब इस तरीके से आपने एसिड और बेस के टोटल डेफिनेशंस को आपने जो समझ लिया है, इसका डिफरेंसेस को आपने समझ लिया है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो मुझे लगता है लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड क्या चीज़ है। अब कंजुगेट बेस जो है हमारा क्या होगा, एसिड का कंजुगेट बेस बनेगा और बेस का कंजुगेट एसिड बनेगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि H2F एक एसिड है, H2F एक एसिड है, ये जब 1 प्रोटॉन रिलीज करता है तो ये HF बन जाता है। तो ये जब HF बनता है तो ये इसका कंजुगेट बेस है। तो कंजुगेट एसिड की बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई कि कंजुगेट एसिड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिलीज ऑफ एन H+ आयन और अ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। पॉइंट करेक्ट है। तो यहाँ H2SO4 में से अगर एक प्रोटॉन हम निकाल देंगे तो HSO4 नेगेटिव बनेगा, HNO3 में से एक निकाल देंगे तो NO3 नेगेटिव बनेगा, H3O पॉजिटिव में से यदि निकाल देंगे तो H2O बनेगा। तो अब बात कर लेते हैं कंजुगेट एसिड की। अब कंजुगेट एसिड कैसे बनेगा, तो एक बेस से जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा जब एक बेस, तो वो कंजुगेट एसिड बन जाएगा। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कंजुगेट एसिड की, दैट कंजुगेट एसिड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड आफ्टर बेस एक्सेप्ट्स एन प्रोटॉन। तो यहां तुम्हें पता चलेगा कि NH3 हमारा जो है ये यदि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसका कंजुगेट एसिड है। OH नेगेटिव में एक H+ यदि हम ऐड करेंगे तो ये H2O बन जाएगा। और ये है हमारा बेंजीन, इसको क्या कहते हैं, इसको C6H5NH2 कहेंगे अपन। तो क्या है हमारा, एनिलीन है, दिस इज एनिलीन, राइट। अब हमारा जो NH3 नेगेटिव है, तो यहाँ हमें पता चलेगा कि जो हमारा NH3 नेगेटिव है, ये जब जो हमारा NH2 है, एनिलीन है, यदि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये हमारा कंजुगेट एसिड हो गया। तो देखिए इस तरीके से आप कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को भी आप समझ चुके हैं। देखिए दोनों चीज़ें अलग है, कंजुगेट बेस एसिड का बनता है और कंजुगेट एसिड बेस का बनता है। तो यहाँ एक प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बनेगा वो बेस है और यहाँ एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनेगा वो कंजुगेट एसिड है। तो इस तरीके से होपफुली मैंने सही तरीके से इसे समझा दिया है एसिड एंड बेस के डेफिनेशन को।
सो फाइनली आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक एंड फाइनली इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है। तो लास्ट टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड बफर को। एसिड बेस एंड बफर में कुछ इंपॉर्टेंट एसिड एंड कुछ इंपॉर्टेंट बेसेस हैं, वो आपको पढ़ने हैं। अब देखिए इसमें जो एसिड आ जाता है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक अपना इंपॉर्टेंट, और दूसरा बोरिक एसिड है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स में आपको लिख लेना चाहिए। अब देखिए एसिडिफाइंग एजेंट है, ये आपके लैब में आपको जरूर मिल जाएगा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है, सॉल्वेंट एज इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पहले भी लिख रखा था। एसिडिफाइंग एजेंट तो है ही, ठीक सेम। तो इस तरीके से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने कॉपीज़ के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, नोटबुक्स के अंदर। एंड फिर बोरिक एसिड की बात कर लें तो बोरिक एसिड में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका जो यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोरिक एसिड क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लास इन LCD फ्लैट पैनल डिस्प्ले एंड एंटीसेप्टिक फॉर माइनर बर्न्स एंड लोकल एंटी इन्फेक्टिव। किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत कट्स, माइनर बर्न्स वगैरह लगने पे अपन बोरिक एसिड को लगा सकते हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ बेसिस हो जाते हैं। देखिए तो हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ये यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ कॉमन लैब रिएजेंट। कॉस्टिक सोडा और सोडा आई इसका दूसरा नेम है, ये 2 नेम्स हैं इसके, आपको याद होने चाहिए। सेम तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी 2 नेम है, लाइम वाटर एंड स्लेट लाइम। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हो सकता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज। अब जैसे ऐसे ही ब्लू विट्रॉल वगैरह जो चीज़ें होती हैं जिसको अपन CuSO4 कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें, रेड विट्रॉल भी होता है जिसको अपन कोबाल्ट कहते हैं। तो ऐसे चीज़ों को आपको याद रख करके रखना पड़ेगा। सेम तरीका है जैसे आपको ग्नोसी में आप सिनोनिम्स वगैरह को याद करते हो जीपैट के लिए, उसी तरीके से आपको कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और उनके आपको सेकेंडरी नेम्स या फिर अदर नेम या फिर कॉमन नेम्स याद करने पड़ेंगे। तो अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड पे थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कलाइजिंग एजेंट है, प्रिपरेशन ऑफ सोप में यूज़ होता है एंड ऑल्सो यूज एन डिसइंफेक्टेंट इन एनिमल हाउसेज। एनिमल हाउसेज मतलब जैसे डॉग को कहाँ रखा जाता है, कैनल में रखा जाता है, हॉर्सेस, काउस को रखा जाता है, वहाँ पे एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको NH4OH कहते हैं। ये हमारा हो जाता है कि एंटा एसिड है, वैसो कंस्ट्रिक्शन है एंड रिफ्लक्स स्टिमुलेंट है। रिफ्लक्स स्टिमुलेंट क्यों है, क्योंकि पंजेंट स्मेल है, यदि आपके नाक के पास लाया गया तो आप इससे दूर भागने की या फिर दोबारा से होश में आने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से इसे रिफ्लक्स स्टिमुलेंट कहते हैं। होश में आने की मतलब ये नहीं है कि आप कोमा में थे और आपको कोमा से उठा लिया गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना फाइनल बेस है जिसको अपन को समझना है। तो इसमें एंटासिड होता है, एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज होता है। इट इज़ अ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड इट ऑब्जर्व्स CO2। हालांकि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व CO2। तो ये दोनों के दोनों ही हमारे जो बेसिस हैं ये CO2 के एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि आप एक्वस सॉल्यूशन या नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो जो कैल्शियम 2+ आयन है ये आपको एज एन इलेक्ट्रोलाइट आपको आराम से मिल जाएगा, जिसको आप अपने यूजेस में ला सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एसिड एंड बेसिस जो कि, और इसी तरीके से आपका आज का वीडियो कंप्लीट होता है। जीपैट बेंटो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी वीडियोस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और यदि आपको वीडियो से नॉलेज मिलती है तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।